Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. I am Mohammed Tayyib and today our topic is regarding to equity. लाफ इक्विटी को हम शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विटी का, ठीक है, जिसको जो है ना हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसके साथ ही हम पढ़ेंगे और जो है ना वो सिविल केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करनी है सिविल केसेस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से और बहुत अटेंटिव होकर जो है ना वो ये लेक्चर जो है ना वो जितने भी होंगे नेक्स्ट अपकमिंग उनको जो है ना सुनिएगा। इक्विटी बेसिकली देखिए, इक्विटी को प्रॉपरली आज तक ना तो कोई डिफाइन कर पाया है, ठीक है, और ना ही कोई इसकी जो है ना वो ये की कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी इज़ टू मच फास्ट, ठीक है। बहुत जो है ना वो वसी जो है ना कॉन्सेप्ट है जो कि कंप्लीट बेस्ड करते हैं नेचुरल जस्टिस पे, ठीक है। तो हिस्ट्री और ग्रोथ के वाले से डिस्कस करेंगे एक्चुअली इक्विटी होता क्या है। देखिए, इक्विटी जो है वो बेसिकली कंप्लीटली बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेचुरल जस्टिस जो है ये उस पर बेस करता है, ठीक है। इक्विटी जो है वो बेसिकली फेयरनेस और गुड कॉन्शियसनेस से डील करता है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स हैं इक्विटी के, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे जो है ना वो अपकमिंग लेक्चर्स में। इसमें जो है ना हम सिर्फ इसकी ग्रोथ और इक्विटी की जो ग्रोथ है और हिस्ट्री के वाले से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इक्विटी जो है वो नेचुरल जस्टिस पे बेस करता है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस आई होप्स हो कि आपने पढ़ा होगा कि नो वन शुड बी कंडेम्ड, और कोई भी पर्सन जो है ना वो अपना केस खुद नहीं सुन सकता, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वाइस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, और उसके बाद जो भी डिसीजन देंगे जजेस वो रीज़न पे बेस करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हम जो नेचुरल जस्टिस वाली वो बहुत डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। इस वजह से नेचुरल जस्टिस को इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। गुड कॉन्शियसनेस, होनेस्टली, इक्वालिटी, ट्रूथ, गुड फेथ, फेयरनेस, एथिक्स एंड मोरालिटी वगैरह पे ये बेस करता है। एक्चुअली में इसकी हिस्ट्री को जो ना हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि प्लाटो कहते हैं कि इक्विटी इज़ अ नेसेसरी एलिमेंट सप्लीमेंट्री टू इम्परफेक्ट जनरलाइजेशन ऑफ लीगल रूल्स। प्लाटो के मुताबिक जो है ना बेसिकली इक्विटी ये है कि ये इम्परफेक्ट जनरलाइजेशन है कि जहाँ पे जो है ना वो लॉ क्लियर नहीं है, रूल्स क्लियर नहीं है, ठीक है। ये इक्विटी जो है ना उसकी हेल्प प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अरिस्टोटल ने बेसिकली इसको डिफाइन किया कि इज़ एन एक्सटर्नल एंड इम्प्यूटेबल जो है ना वो जो लॉ ऑफ इक्विटी है, ठीक है। इक्विटेबल इज जस्ट एंड बेटर दैन द वन काइंड ऑफ जस्टिस, ठीक है। ब्लैकस्टोन कहते हैं कि जो इक्विटी है इज़ अ सोल एंड स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, कि इक्विटी के बगैर जो है ना वो लॉ कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो है ना वो प्रोफेसर स्नेल कहते हैं कि इट्स अ पोर्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑल्थो ऑफ अ नेचर सूटेबल फॉर अ judicial enforcement was a historical reason not enforced by the common law courts and omission which was applied by the court of chancery, ठीक है। तो स्नेल बेसिकली भी यही कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस है, ठीक है, पोर्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है, जुडिशल इन्फोर्समेंट और उसके बाद जो है ना वो कोर्ट ऑफ चांसरी में जो है ना वो बेसिकली इसको जो है ना वो इक्विटी को ग्रो किया गया, और इस कोर्ट ऑफ चांसरी के डिसीजन पे जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट था इक्विटी का उसको जो है ना वो अपहेल्ड किया गया। देखिए, एक्चुअली मैंने अभी तक आपको ये समझा दिया कि इक्विटी होता क्या है, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ये नेचुरल जस्टिस पे बेस करता है, सही है। हम इसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट कहाँ से हुई। ओरिजिन और डेवलपमेंट जो है बेसिकली इसकी जो ओरिजिन थी वो मेनली तो रोमन लॉ से हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इंग्लैंड का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने 6 पीरियड्स पढ़ाए थे आपको, ठीक है। अगर आपने वो नहीं सुने तो आप जाके सुन लीजिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इंग्लैंड में जो है ना वो जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ ना इंग्लैंड में 1066 में, तो उससे पहले जो है वो कम्प्लीटली कस्टम्स जो है ना वो वहाँ पे प्रैक्टिस होते थे, ठीक है। यानी कि कॉमन लॉ का प्रिंसिपल था, जजेस जो है ना वो डिसीजन देते थे और वो ही बाइंडिंग होते थे, ठीक है, और जो कस्टम्स थे वो सारी चीज़ें उन पे बेस करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि कॉमन लॉ जो है ना वो ग्रो करना शुरू हो गया, ठीक है। वो कॉमन लॉ का जो कॉन्सेप्ट था ना वो बेसिकली वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द जजेस, ठीक है, और जो है ना वो जो भी प्रेसिडेंट जजेस के थे उन पे बेस करता था। कॉमन लॉ भी प्रैक्टिस हो रहा था और उसके बाद जो है ना वो कस्टमरी लॉज भी थे। फिर इक्विटी की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है। देखिए, इक्विटी जो बेसिकली ग्रो करना शुरू हुई इंग्लैंड में वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ग्रो करना हुई, ठीक है। जब नॉर्मन ने कॉन्क्वेस्ट किया उसको, उसके बाद जो है ना वो अपने साथ साथ कुछ इक्विटीज़ के रूल भी लेके आए। अब बेसिकली हमारा सवाल था कि कॉमन लॉ था, कस्टमरी लॉज थे, फिर इक्विटी की जरूरत। देखिए, जो कॉमन लॉ प्रैक्टिस हो रहा था ना उसमें स्पेसिफिक रिट्स थी। पहली चीज़ तो ये है कि उसमें स्पेसिफिक रिट्स थी,
ठीक है, ये चीज़ आप लिख भी सकते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कि इक्विटी की ज़रूरत क्यों पेश आई। और पहली चीज़ कि उसमें स्पेसिफिक रीड्स थी। दूसरी चीज़ ये है कि कॉमन लॉ का जो था वो बहुत रिजिड था, ठीक है, उसके जो रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा रिजिड थे। और तीसरी चीज़ ये थी कि कॉमन लॉ का सिर्फ बेसिक जो है वो एक ही पर्पज़ था, और वो ये था कि डैमेजेस देना, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा आया कि ओनली रेमेडी जो थी कॉमन लॉ के पास वो ये थी कि वो डैमेजेस पे करता था, ठीक है, यानी कि जो भी किसी का नुकसान हो गया उसके बदले में उसको डैमेजेस दे देना, ठीक है। लेकिन जब इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया, इक्विटी का कॉन्सेप्ट जब आया तो उसने फिर जो है फेयरनेस को अडॉप्ट किया, गुड कॉन्शियसनेस और नेचुरल जस्टिस को जो है ना वो उसमें अडॉप्ट किया। अब बेसिकली होता क्या था कि कॉमन लॉ जो है ना वो जो है लिमिटेड रिस्क जो है ना वो प्रोवाइड करता था, पहली चीज़ जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत रिजिड था, ठीक है। इस वजह से लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो है ना वो अपने जो केस थे वो किंग के पास लेके जाना शुरू हो गए। अब किंग जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, फैक्ट्स की बेस पे, ठीक है, और नेचुरल जस्टिस की बेस पे जो है ना वो डिसीजन किया करता था। अब क्या हुआ कि जो किंग था वो कॉमन लॉ से बेटर रेमेडी प्रोवाइड करना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब कि बेटर रेमेडी जो है ना वो देना शुरू हो गया। तो लोग जो है ना वो ज़्यादातर किंग के पास जाना शुरू हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब लोग ज़्यादातर किंग के पास जाना शुरू हो गए तो किंग्स के पास जो है वो जो केसेस की तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो किंग ने फिर क्या किया कि किंग ने अपने जो केसेस थे वो हाउस ऑफ कॉमन को, ठीक है, उस टाइम पे जो कॉमन थी, हाउस ऑफ कॉमन थी, उनको जो ना वो अपने केस रेफर करना शुरू कर दी, जो कि उसके चांसरी थे उस टाइम, वो उसके चांसरी थे, ठीक है। उस टाइम दैट टाइम ऑफ पीरियड दे वर द चांसरी ऑफ द किंग, और वो किंग के बिहाफ पे, यानी कि किंग पहले खुद उन केसेस को सुनता था, फिर वो जो चांसरी थे वो किंग के बिहाफ पे जो है ना वो केसेस को सुनते करते थे, और इस वजह से फिर उनका नाम उसका नाम जो है ना वो कोर्ट ऑफ चांसरी रख दिया गया, ठीक है। फिर उस जो कोर्ट, मतलब जो किंग को केस आते थे ना, किंग ने उनकी एक जो है ना स्पेशल कोर्ट्स बना दी जिसको कोर्ट ऑफ चांसरी कहा गया, ठीक है। इस वजह से फिर वो जो जितने भी केस थे ना, यानी कि इक्विटी के रिगार्डिंग जो भी जो केस आते थे किंग के पास, ठीक है, वो बेसिकली कोर्ट ऑफ चांसरी में आते थे, और कोर्ट ऑफ चांसरी उसको सुनती थी और फिर वो उसको डिसाइड करती थी। अब बेसिकली ये हुआ कि एक साइड पे कॉमन लॉ और दूसरी साइड पे इक्विटी, ठीक है, फिर दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट राइज हो गया, ठीक है। फिर क्या ये जो ना केस लॉज में हेल्ड किया गया डिफरेंट, यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है कॉमन लॉ इक्विटी में तो इक्विटी जो है ना वो प्रिवेल करेगी, यानी कि यहाँ तक हो गया था कि एक टाइम ऐसा आया था कि इक्विटी जो है वो कॉमन लॉ से ऊपर रहेगी, मतलब अगर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा इक्विटी में और कॉमन लॉ में तो इक्विटी जो है ना वो प्रिवेल करेगी, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हुए। उसके बाद आया एक एक्ट इंग्लैंड में जिसको कहा गया जुडिकेटर एक्ट 1873-75, ठीक है। ये बेसिकली जुडिकेटर एक्ट आया। इस जुडिकेटर एक्ट आने के बाद जो कॉमन लॉ था और जो इक्विटी के प्रिंसिपल थे उनको आपस उन दोनों प्रिंसिपल्स को अमलगमेट कर दिया गया, यानी कि दोनों प्रिंसिपल जो है ना वो एक साथ चलेंगे, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा इक्विटी में और कॉमन लॉ में, ठीक है, तो फिर कॉमन लॉ प्रिवेल करेगा। ये आफ्टर द जुडिकेटर एक्ट था, ठीक है। तो इन सिंपली ये था कि क्योंकि जो कॉमन लॉ था वो इतनी परफेक्ट रेमेडी प्रोवाइड नहीं था करते। देखिए मैं आपको अभी एग्जांपल दूं इसकी कि क्या रेमेडी जो है ना वो कॉमन लॉ देता था और किस वजह से इक्विटी की जरूरत पेश आई। देखिए जब भी कोई पर्सन आपस में कॉन्टैक्ट करता था ना, ठीक है, तो कॉमन लॉ कहता था कि जो भी पर्सन का नुकसान हुआ है उसको वो नुकसान दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन इक्विटी कहती थी कि नहीं, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक कॉन्सेंट करवाना है और उस कॉन्सेंट के लिए मैंने जो है ना वो किसी कंपनी से इक्विपमेंट खरीद दे, ठीक है, उनको मैंने हाफ पेमेंट भी कर दी, उन्होंने मुझे आधे इक्विपमेंट जो है ना वो डिलीवर भी कर दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है उनको पता जब चला कि भाई इसको अब इस कंसर्ट की टिकटें पक्की हो चुकी हैं, ईच एंड एवरीथिंग फिक्स हो चुका है, तो उन्होंने मुझे तंग करने के लिए ये कहा कि हम अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या कि मैंने उनको कोर्ट में सू कर दिया, ठीक है। अब अगर तो वहाँ पे कॉमन लॉ का प्रिंसिपल उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, यानी कि ये 13th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर 13th सेंचुरी में वो कॉमन लॉ का प्रिंसिपल मेरे पे लागू होगा तो वो कॉमन लॉ सिर्फ ये कहता है कि जो मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है, उसको जो है ना उनको मुझे पे कर दे, ठीक है, बाकी कंसर्न जैसे भी हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पे मुझे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्विपमेंट नहीं आते, म्यूज़िक इक्विपमेंट, ठीक है, तो वो कंसर्ट मैं कर ही नहीं सकता
ऐसा ही है ना। लेकिन कॉमन लॉ कहता था कि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म करने की वजह से जो भी मुझे नुकसान हुआ है ना, ठीक है, वो उसकी भरपाई कर दे जिन कंपनी ने मेरे साथ जो है ना वो फ्रॉड किया है, ठीक है। लेकिन इक्विटी का प्रिंसिपल ये कहता था कि चूंकि वो कंपनी वाले बेसिकली ये ही इंस्ट्रूमेंट ही सेल करते हैं, तो वो कहीं से भी बना के दें, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया और उनके पास पड़े भी हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ इस वजह से मुझे देने से इनकार कर रहे हैं कि आगे मैं उनको ज़्यादा यानी कि डबल पैसे पे करूँ। तो इक्विटी का जब प्रिंसिपल आया तो उसने गुड कॉन्शियसनेस और नेचुरल जस्टिस की बेस पे जो है ना डिसीजन करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब इक्विटी की वजह से, इक्विटी से पहले ये था कि अगर कोई पर्सन जो है, कोई लैंडलॉर्ड जो है किसी टेनेंट को यानी कि अपने किराएदार को बेदखल कर देता था विदाउट एनी रीजन, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, ठीक है। तो कॉमन लॉ कहता था कि बस उसको जो ना वो थोड़ी बहुत रेमेडी देगा लैंडलॉर्ड और फिर वो अपनी जो है ना ऑनरशिप इंजॉय करेगा। लेकिन इक्विटी के बाद ये प्रिंसिपल आया कि विदाउट एनी इलीगली, ठीक है, आप किसी भी किराएदार को नहीं निकाल सकते, यानी कि नोटिस पहले देना है, रीज़न बतानी है कि क्यों जो है ना वो आप उसको गड़फाड़ करना चाहते हैं, ये सो एंड सो, ठीक है। उसके बगैर नहीं आप निकाल सकते। तो ये कॉमन लॉ के बाद आया, ठीक है। उसके बाद जो इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता था कॉमन लॉ के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो लोग प्रॉपर्टी को नेक्स्ट सेल कर देते थे, ठीक है। लेकिन इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट यानी कि जब तक सूट पेंडिंग है कोर्ट में, यानी कि केस लगा हुआ है, आप अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, उसको किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। ये भी कॉन्सेप्ट जो है ना हमें जो है वो इक्विटी के थ्रू ही मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ना वो बहुत सी ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो कि हमें इक्विटी ने दिए, जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो उससे फिर क्या हुआ, अब देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले कॉमन लॉ था, कॉमन लॉ के बाद जो है ना वो बहुत रिजिड था, लोगों ने जो है ना वो केस किंग के पास लेके आना शुरू कर दिए, ठीक है। किंग के पास जो है ना केसों की तादाद ज़्यादा हो गई, तो किंग ने अपने जो है ना वो केस जो है ना वो चांसरी को ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए, जो कि किंग के बिहाफ पे जो है ना वो चांसरी उस पावर को एक्सरसाइज करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इक्विटी जो है वो बेटर रेमेडी देना शुरू हो गया कॉमन लॉ से। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉमन लॉ बहुत रिजिड था और वो उस तरह रेमेडी भी नहीं थे प्रोवाइड कर रहा जो कि एक्चुअली रेमेडी होती है, ठीक है। तो फिर जो है ना उसके पास केसेस ज़्यादा जाने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉपर एक कोर्ट ऑफ चांसरी बन गई। ये सारी चीज़ें मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। प्रॉपर एक कोर्ट ऑफ चांसरी बन गई जो कि डिस्प्यूट को सेटलमेंट करती थी, ठीक है, सेटल करती होती थी डिस्प्यूट को, ठीक है। और एक वे निकालती होती थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस और ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस एंड गुड कॉन्शियसनेस। उसके बाद जो कि सारा बेस करता था ऑन द बेस ऑफ फेयरनेस, यानी कि थॉट ऑन इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस करता था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कॉमन लॉ में जो ना कन्फ्लिक्ट, कॉमन लॉ और इक्विटी का आपस में कन्फ्लिक्ट राइज होना शुरू हो गया। चांसलर डिसाइडेड द केस ऑन विच द किंग हैज़ टेकन नोटिस, ठीक है। किंग को जो भी केस आता था वो फिर जो है ना वो चांसलर जो है ना वो उसको डील करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट राइज हो गया इक्विटी का और कॉमन लॉ का, ठीक है। जब भी तो कन्फ्लिक्ट राइज हुआ तो जो ऑक्सफोर्ड केस है, ठीक है, 1615 में जो है ना वो और ऑक्सफोर्ड केस में कन्फ्लिक्ट राइज हो गया, तो किंग ने डिसाइड किया कि जब भी कॉमन लॉ और इक्विटी का कन्फ्लिक्ट राइज होगा तो इक्विटी शुड बी प्रिवेल, तो इक्विटी जो है ना वो प्रिवेल करेगी, ना कि कॉमन लॉ, ठीक है। तो ये फिर इस केस में ये भी हेल्ड हो गया। तो अब जो भी डिसीजन आते थे इक्विटी के वो फाइनल कंसीडर किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कन्फ्लिक्ट राइज हो गया तो फिर 18 जो है ना वो 1873-75 में एक जुडिकेटर एक्ट आता है जिसमें इन दोनों प्रिंसिपल्स को अमलगमेट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर ये दोनों जो है ना वो काम करते हैं और जो रेमेडीज़ जो है ना वो देते हैं, पीपल्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रेमेडीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली एक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इक्विटी विल नॉट सफ़र फॉर अ लॉन्ग टू बी अ विदाउट अ रेमेडी, कि इक्विटी जो है ना वो मतलब देर इज़ अ रेमेडी, देर इज़ अ राइट, देर इज़ अ रेमेडी। ये प्रिंसिपल आपने टॉट में भी पढ़ा हुआ कि जहाँ पे रेमेडी होगी, ठीक है, राइट व लेट हुआ होगा, कोर्ट जो है ना वो रेमेडीज़ देगी। इक्विटी फॉलो द लॉ, इक्विटी लॉ को फॉलो करेगी, ठीक है, यानी कि लॉ के अगेंस्ट नहीं होगी। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी लेने के लिए आया है वो पहले इक्विटी करके आए। ये डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जो इक्विटी के लिए आया है वो क्लीन हैंड के साथ आए, यानी कि उसने कोई फ्रॉड वगैरह कमिट ना किया हो, ठीक है। ये बेसिकली इसका है। डिलेड डिफीट इक्विटी, अगर कोई पर्सन जो है ना वो बहुत लेट केस फाइल कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो केस फाइल नहीं कर सकता। ये इसमें लिखा है कि उसमें उसको ये बोला जाएगा कि पहले आप सोए थे। इक्विटी इज इक्वालिटी इज इक्विटी, ठीक है। लुक टू इंटेंट रेदर देन द फॉर्म, इंटेंशन को देखती है ना कि फॉर्म को, ठीक है। लुक डन आउट टू बी डन, इंटेंशन टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, इक्विटी एक्ट एंड पर्सोनम एक्ट पर परफॉर्म करती है, ठीक है, ना कि प्रॉपर्टी। वेयर द इक्विटी आर इक्वल द लॉ प्रिवेल, ठीक है। एक और प्रिंसिपल था फिर कि जब इक्विटी
और लॉ इक्वल होगा तो लॉ प्रिवेल करेगा, लेकिन इस केस में बेसिकली इससे उल्ट बात की गई थी, ठीक है। यानी कि किंग के टाइम पीरियड में इसको बहुत ज़्यादा जो ना वो प्रिवेल किया गया था। आज का भी अगर प्रिंसिपल हम देखें तो जहाँ पे भी कॉमन लॉ में इक्विटी में कन्फ्लिक्ट राइज हो जाए तो कॉमन लॉ ही प्रिवेल करता है, जो स्टैट्यूट्स हैं वो प्रिवेल करते हैं, ठीक है। तो ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्शियसनेस एंड फेयरनेस, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे इक्विटी क्या है तो आपने कहना बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, कॉन्शियसनेस और फेयरनेस, ठीक है, इन पे बेस करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्विटी के वाले से लेक्चर था। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो मेरे ख्याल हाफिज़।